नमस्कार दोस्तों, जनरल नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ये भारतीय इतिहास का घटना चक्र का हल प्रश्न पत्र है। तो इसमें आधुनिक भारतीय इतिहास में अब जो मेन टॉपिक है गांधी जी, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी टॉपिक से आते हैं। तो आइए इसका नोट्स और क्वेश्चन आंसर देखेंगे ताकि कुछ ना छूटे इसमें। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो इनकी एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ पे? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई थी। महात्मा गांधी के अल्पायु 13 वर्ष में ही अल्पायु में ही कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ था। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद्र गांधी पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। दीवान कहाँ पे थे करमचंद्र गांधी? ये पोरबंदर, बंकानेर और राजकोट राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे करमचंद्र गांधी। ठीक है। पोरबंदर, बंकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। इनका उपनाम कवा गांधी था। ठीक है। तो गांधी जी के पिता को क्या बोला जाता था? करमचंद्र गांधी। उपनाम क्या था उनका? कवा था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की इन्होंने की है। और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा भी की। ठीक है। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। ठीक है। तो 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की, इसके बाद टॉलस्टॉय फॉर्म की भी स्थापना की इन्होंने। ठीक है। वहीं रहने लगे और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। 1904 में निकाला था इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका में जो ये इंडियन ओपिनियन निकाला गया, ये कौन कौन सी लैंग्वेज में था? तो ये गुजराती में था, हिंदी में था, तमिल में था और अंग्रेजी में था। ठीक है। महात्मा गांधी ने फिनिक्स में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया था। फिनिक्स में स्थापित किया था एक आश्रम। ठीक है। डरबन फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। ठीक है। जो डरबन में खोला गया था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। ठीक है। व्यवहारिक आदर्शवाद को अत्यधिक जोर देते थे और क्या कहा जाना पसंद करते थे? दार्शनिक अराजकतावादी। मतलब इसको अगर कोई कहता था तो उन्हें कोई उससे शिकायत नहीं थी। ठीक है। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। क्या क्या? सत्य अहिंसा, ये तो सभी जानते हैं। उन्होंने सत्य अहिंसा को अपने स्वप्नों की नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, क्या कहा था लुई फिशर से? मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है क्या? सर्वोदय, मतलब सबका उदय। ठीक है। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए और प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों की भांति भावी आदर्श व्यवस्था में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। ठीक है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूं जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जाता है। ठीक है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल की सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था कि अगर किसी चीज़ से कुछ नहीं हो रहा तब हड़ताल की जाए। ठीक है। सत्याग्रह रणनीति जो थी उसमें जो हड़ताल थी वो सबसे अंतिम स्थान था। जबकि उपवास को गांधी जी सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे, उपवास को। ठीक है। इसे उन्होंने अग्निबाण कहा है। गांधी जी ने सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। क्या है? उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। ठीक है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। ठीक है। क्या था? सेल्फ कंट्रोल।
गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। ठीक है, 93 में गए थे 24 वर्ष की उम्र में, और 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। ठीक है, जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। दक्षिण अफ्रीका में उनके संघर्षों, उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया था। तो दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारी चीज़ें की, जैसे इंडियन ओपिनियन चलाया, फिनिक्स आश्रम खोला और नटाल कांग्रेस की स्थापना की। तो बहुत सारी इन्होंने चीज़ें की। वहाँ पे सत्याग्रह की लड़ाई भी लड़ी उन्होंने, कुछ चीज़ों का, उपवास वगैरह ये सब। तो जब भारत आए तो इनका बड़ा गर्मजोशी से यहाँ की जनता ने स्वागत किया। भारत की जनता ने भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु बनाया। ठीक है, उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने को भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा, गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1901 में आयोजित कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में भाग लिया था। सबसे पहले कब लिया था इन्होंने? 1901 में भाग लिया था इन्होंने कांग्रेस में। इस अधिवेशन में कांग्रेस को, गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव भी पारित हुआ था। गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो दिनसा वाचा ने की थी। ध्यातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे, और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की भी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। तो 1915 में की थी सत्याग्रह आश्रम की। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। तो देखिए, 1915 में स्थापित हुआ सत्याग्रह आश्रम। बाद में लेकिन और भी इसमें गतिविधियों को इंक्लूड करने के लिए इन्होंने क्या किया, 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। उनके इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। तो क्या बोला था? सत्ता के विकेंद्रीकरण को वो क्या मानते थे कि सामाजिक उत्थान के लिए। ठीक है, विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गाँवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। ठीक है, इसीलिए फिर जब हम लोगों ने संविधान बनाया था तो आर्टिकल 40 जो माना जाता है वो गांधी जी की ही देन माना जाता है। ठीक है, कि उनके जो विचार थे उसके लिए ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है, गांधी जी ने राजनीति के जो प्रतिमान प्रस्तुत किए उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था इनके पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया। क्या? निष्क्रिय प्रतिरोध। परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। ठीक है, पहले क्या बोलते थे? वो निष्क्रिय प्रतिरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने उसको नाम क्या दे दिया कि ये सत्याग्रह है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। ठीक है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना। क्या है? सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह। सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल है, अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने बल है। ठीक है, सत्याग्रह। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण, ये अब यहाँ से इनका स्टार्ट हो जाता है। 1916 में जब इन्होंने लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया तो वहाँ पे रामचंद्र शुक्ल से मिले। तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि आप हमारे चंपारण में आइए, कुछ समस्याएं हैं, तो उनके लिए इन्होंने गांधी जी को आमंत्रण दिया। तो गांधी जी जब पहुँचे तो पहला जो उनका सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था वो 1917 में चंपारण से हुआ था, बिहार में। ठीक है, यहाँ से इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है राष्ट्रीय आंदोलन में इनकी। ठीक है, भूमिका स्टार्ट हो जाती है। यह गांधी जी का प्रथम भारत में
पहला सफल सत्याग्रह था। गांधी जी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, ठीक है। जबकि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे वो इसे सही नहीं मानते थे, ठीक है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों को गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी की विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट पढ़ी थी। कौन सी? जॉन रस्किन की। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक में उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया, अनटू द लास्ट ने, ठीक है। और किसकी थी बुक? जॉन रस्किन की, ठीक है। ये रस्किन को, टॉलस्टॉय को और थोर को बहुत मानते थे, ठीक है। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन किया। वैसे सर्वोदय का मेन जो माना जाता है वो विनोबा भावे के लिए माना जाता है, ठीक है। तो धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधी जी ने विचारधारा को थोरो, रस्किन और टॉलस्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था। तो ठीक है, ये तीनों थे, थोरो थे, रस्किन थे और टॉलस्टॉय थे। इन तीनों ने बहुत प्रभावित किया। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई। थोरो से क्या पाया था? सविनय अवज्ञा और करबंदी। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा। क्या क्या है? थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा, रस्किन से शारीरिक परिश्रम का आदर करना, और टॉलस्टॉय का प्रसिद्ध वाक्य है, ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है, ठीक है। और इनसे गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना, ठीक है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। वर्ष 1917 से 1918 आरंभ में गांधी जी ने तीन संघर्ष में थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है। तो सबसे पहले चंपारण हुआ था, फिर उसके बाद अहमदाबाद आंदोलन हुआ था, फिर खेड़ा। अच्छा, इसका सीक्वेंस भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, ठीक है। चंपारण और खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह सर्वप्रथम घटना है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह विनिश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी ज़मीन के 3/20 भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है। तो ये मैन जो था कितनी भूमि के लिए? 3/20 में भूभाग में नील की खेती करने अनिवार्य, इसे 3 कठिया नियम भी कहते हैं, ठीक है, पद्धति भी कहते हैं, ठीक है। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं अन्य गैर कानूनी अब्बाबों या करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों के इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए जब ये गांधी जी ने यहाँ पे सत्याग्रह प्रारंभ किया तो उसके बाद एक कमेटी बनी। कमेटी के बाद गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए, ठीक है। कितना? 25%। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह सफल रहा। महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था। और चंपारण समस्या की जांच में गांधी जी के सहयोगियों में ये भी पूछ लेते हैं कि जो जांच में सहयोगी थे वो कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, CF एंड्रूज थे, और अनुग्रह नारायण सिंह थे, राज किशोर प्रसाद थे और HS पोलाक थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह तो बिहार से ही आते हैं, हालांकि और भी आते हैं, राजेंद्र प्रसाद वगैरह भी आते हैं, ठीक है। NG रंगा, लेकिन अनुग्रह नारायण सिंह का BPSC के लिए वो है कि इनके बारे में बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। तो विरोध किसने किया था? ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतने लोग तो वो कर रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, विरोध NG रंगा कर रहे थे, ठीक है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही ने महात्मा की उपाधि दी थी। तो महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी गांधी जी को, ठीक है। और राष्ट्रपिता की
राष्ट्रपिता की दी थी सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था, ठीक है। 1918 में जो था, गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया, लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकी दी। मालिकों के इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया और मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा, क्योंकि वही चीज, इनका अंतिम क्या होता था सत्याग्रह का, हड़ताल। तो उन्होंने हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने और संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। इनके अनशन पर का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामले को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए। बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। पहले 20 था, अब उसके बाद कितना, 35%। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया। क्या बोला था इन्होंने, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है राष्ट्रपिता। भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं, ठीक है। नोआखाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमनालाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इन्हें पांचवा पुत्र भी कहा जाता है गांधी जी का, ठीक है। इन्हें वर्धा के एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था और जन्म इनका जयपुर में हुआ था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए और जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी थी, ठीक है। कौन सी, राय बहादुर की उपाधि त्यागी थी इन्होंने, जमनालाल बजाज ने। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे और गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए थे। 2 बार जेल भी गए ये, कब, 1923 में और 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, ठीक है। चार्ल्स एंड्रूज कौन थे, दीनबंधु एंड्रूज भी कहते थे इन्हें। ये सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था चार्ल्स एंड्रूज का, और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोखले और महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। वे दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। दीनबंधु एंड्रूज किसने कहा था इन्हें, तो गांधी ने कहा था। एंड्रूज वर्ष 1925 से 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे हैं। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। तो देखिए गांधी जी के साथ कौन गया था, ये गए थे, दीनबंधु एंड्रूज या चार्ल्स एंड्रूज गए थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित धमतारी में हुआ था। तो छत्तीसगढ़ भी गए हैं गांधी जी, 1920 में गए थे रायपुर स्थित धमतारी में। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में भी यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने कांग्रेस की सदस्यता त्याग दी थी, ठीक है। 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और वे फिर कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनकी शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में लॉ फॉर्म स्थापित की थी। लॉ फॉर्म कब स्थापित की थी, 1903 में। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में, जहाँ वे 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था, ठीक है। ट्रस्टीशिप की अवधारणा भी इनकी कहलाती है। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। उनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो,
ठीक है। गांधी जी को उसको दूर करने के लिए एक ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और वे भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। ठीक है, ये छोटा जो हथकरघा उद्योग होता है इसको प्रोत्साहन दिया था उन्होंने, ताकि जो गरीब लोग हैं उन्हें सहारा मिले और वो भी आत्मनिर्भर बने। ठीक है, कुटीर उद्योग बोलते थे। ठीक है, गांधी जी का मानना था गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी इससे। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल ने क्या कहा था? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहे। तो अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट है, करमचंद गांधी दीवान थे, तो पोरबंदर के भी थे, बंकानेर के भी थे और राजकोट के थे, तीनों के थे। ठीक है, और नाम क्या था इनका? उपनाम क्या था? कवा, कवा गांधी कहते थे इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो पढ़ाई कहाँ की थी इन्होंने सामलदास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। ए हो जाएगा इसका आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में और फिर उसके बाद हाई स्कूल शिक्षा राजकोट स्थित अल्फ्रेड हाई स्कूल से। इसके उपरांत उन्होंने भावनगर स्थित सामलदास आर्ट कॉलेज में अपना नामांकन करवाया था और लॉ की पढ़ाई पूरी की यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से। ठीक है, थर्ड है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम था क्या? इंडियन ओपिनियन का उन्होंने प्रकाशन किया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ और वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, फिनिक्स में। ठीक है, 1904 में स्थापित किया था। नेक्स्ट है, एम के गांधी समर्थक थे, तो किस चीज़ के समर्थक थे? ये दार्शनिक अराजकतावाद के थे। ठीक है, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद के बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे। उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? तो सत्य और अहिंसा। ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है तो क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता है अहिंसा। ठीक है, महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा को अपने सपनों की नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, तो बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी नहीं। समाजवादियों में व्यक्तिवादी कहलाते थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ठीक है, तो डी सही है। गांधी जी के राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टि से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित का ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान है? तो हड़ताल को अंतिम स्थान दिया था इन्होंने। डी है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी के सिद्धांत के दौरान निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। नहीं, शत्रु को पराजित करना नहीं होता है सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना है। नेक्स्ट है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है तो क्या है? गरीबी का स्थायित्व।
हिंसा का क्रूरतम रूप है। गांधी जी ने कहा था कि गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। नेक्स्ट है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण बताया था उन्होंने। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे? तो 21 वर्ष रहे थे इन्हों। 93 में पहुंच गए थे, उसके बाद 15 में आए थे, हालांकि 1901 में भी आए थे वो। ठीक है, 21 वर्ष रहे गांधी जी। 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए डरबन गए थे। 20 जनवरी 1915 में भारत लौटे। नेक्स्ट है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। ए हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन में गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये पीटरमारिट्सबर्ग में फेंका गया था। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी का पास होते हुए उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित किया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया। इसके फलस्वरूप उन्हें पीटरमारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन से अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में लिया था, जिसमें दिनसा वाचा ने अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट है 17, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो कहाँ पे? अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और ठीक है, बी हो जाएगा इसका आंसर। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा जाता था? तो इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता था। सी आंसर था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी संबद्ध निम्नलिखित आश्रम में से कौन सबसे पुराना है? तो फिनिक्स है। फिनिक्स 1904 में स्थापित किया था इन्होंने, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 27 फरवरी 2000 को इसे दोबारा भी खोला गया था। नेक्स्ट है 20, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था इन्होंने। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मार्थ अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की और बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में भी स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्हें बोर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। डी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है गोखले, इसी का है डिस्क्रिप्शन। गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वे संभाव मृदु न्याय प्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडर से नहीं हो सकता, और गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। उनके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गाँव का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। ठीक है, नेक्स्ट है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो उसमें सत्ता नहीं है, बाकी धर्म, नैतिकता, मानवता, ये तीनों हैं। ठीक है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी ने पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। ठीक है, वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो गांधी जी थे। ठीक है, इन्होंने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। महात्मा गांधी ने भतीजे मगनलाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सदाग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया गया। ठीक है,
बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। ठीक है, मगन लाल गांधी ने कौन सा शब्द यूज किया था? सदाग्रह। और नेक्स्ट है 25, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना और सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। नेक्स्ट है 26, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ए है चंपारण है, इसमें उन्होंने किया था। चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। 19वीं सदी के आरंभ में बिहार के चंपारण में प्रचलित तीन कठिया पद्धति के विरोध स्वरूप इस सत्याग्रह का प्रारंभ किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के उपरांत गांधी जी ने इसका प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर छिड़े विवाद में हस्तक्षेप कर दिया। वर्ष 1918 में ही गुजरात के खेड़ा में किसानों की नष्ट हुई फसलों के बावजूद ब्रिटिश सरकार द्वारा लगान में छूट ना देने के कारण महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह का प्रारंभ किया था। ध्यातव्य कि महात्मा गांधी द्वारा रॉलेट सत्याग्रह का प्रारंभ 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट के विरोध स्वरूप किया गया था। ये पहला जन आंदोलन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने के, हिंदुओं द्वारा राजनीतिक कार्यालय करने का विरोध करने के लिए, ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो एक हो जाएगा भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध के लिए। ठीक है, गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द चुना। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। हालांकि निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है जबकि सत्याग्रह एक नैतिक शक्ति है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह निष्क्रिय प्रतिरोध से इतना भिन्न है कि जितना दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव से, मतलब नैतिक और राजनीतिक। ठीक है, नेक्स्ट है विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, किसने कहा था? तो ये महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। नेक्स्ट है ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का बंगाओं का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या होता था, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट है 30, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले खेड़ा हो जाएगा, खेड़ा के बाद सबसे पहले चंपारण हो जाएगा, चंपारण के बाद अहमदाबाद मिल, फिर खेड़ा और फिर असहयोग आंदोलन। तो सीक्वेंस में ही लगा है, 1 2 3 4 हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चंपारण 1917 में, अहमदाबाद मिल जो हुआ था वो फरवरी मार्च 1918 है, खेड़ा 22 मार्च 1918, असहयोग आंदोलन 1920-22 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो पहला सत्याग्रह चंपारण था। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। 1917 में किया था इन्होंने पहला सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में। 1917 में चंपारण के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से लखनऊ में भेंट की और उनसे चंपारण आने का आग्रह किया था। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर यह निश्चित करा लिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे तिनकठिया पद्धति के नाम से जाना जाता था। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान और अन्य गैर कानूनी अबावों करों की दर मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है गांधी जी के बारे में सही है, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी। तो हाँ बिल्कुल, कस्तूरबा के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था
उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था। रस्किन की पुस्तक अंटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 4 चारों सही हैं, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो हुआ था 69 में हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर। और 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से इनका विवाह हुआ था। द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। और महात्मा गांधी रस्किन की पुस्तक अंटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित थे और प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में थी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ गहन धारणाएं अंटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती हैं और इस पुस्तक में ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये जो था, इस बात ने उनके जीवन को बहुत प्रभावित किया, ठीक है। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अंडू दिस लास्ट पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसकी समीक्षा में गांधी जी ने 3 बातों को नोट किया जिसमें प्रमुख है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, ठीक है। अंडू दिस लास्ट 34 है, गांधी जी गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो थोरो से, रस्किन से, टॉलस्टॉय से, ये तीनों से प्रभावित थे वो, ठीक है। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और करबंदी की प्रेरणा पाई थी। और रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा शारीरिक परिश्रम का। और टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए। यह उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो स्वदेशी आंदोलन से नहीं थे। ए हो जाएगा इसका आंसर। गांधी जी स्वदेशी आंदोलन से संबद्ध नहीं थे। स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध हुआ था। उस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सत्याग्रह में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा, बारदोली का सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। गांधी जी ने नहीं किया था। बाकी भारत छोड़ो 1942 में किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ था और खेड़ा 18 में हुआ था। तो इन तीनों का किया था। बारदोली 28 में हुआ था जिसका वल्लभ भाई पटेल ने किया था। 37 है, गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो जाति विहीन अछूतों की दशा सुधारने के लिए कठोर संघर्ष किया था। बिल्कुल 1920 में जो असहयोग आंदोलन खत्म हो गया था उसके बाद भी इन्होंने रचनात्मक कार्य किए थे, उसमें भी कुछ किया था काम। फिर उसके बाद जब सविनय अवज्ञा आंदोलन इन्होंने स्थगित कर दिया था 32-33, उस टाइम इन्होंने हरिजन नामक अखबार भी निकाला, एक संघ भी बनाया, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तो ये भी इन्होंने शुरू किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भी इन्होंने शुरू किया था। तो उपर्युक्त सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसलिए उसके बिना मैं एक क्षण भी जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने दोनों आंदोलन भी प्रारंभ किए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने रेडियो पर बोला था, ठीक है, कि राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया था इन्होंने। गांधी जी गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, तो ये चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने जोड़ा था। ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, सी आंसर हो जाएगा। नोआखोली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये कौन थे? प्यारेलाल थे, ठीक है। नोआखाली काल में प्यारेलाल महात्मा गांधी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नैयर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। नेक्स्ट है, किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो वाइकोम सत्याग्रह में नहीं लिया था, ये केरल में हुआ था और नायकर पेरियार वगैरह इससे जुड़े हुए थे, लेकिन गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। बाकी खेड़ा, राजकोट और असहयोग में इन्होंने लिया था। बाइकोट के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग इनमें लिया था। राजकोट सत्याग्रह के संबंध में जो 1939 के संबंध में
महात्मा गांधी 4 दिनों के अनशन के बाद वायसराय की मध्यस्थता से राजकोट के शासक समझौते पर राजी हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है वाइकोम सत्याग्रह के संबंध में बताना है। यह अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था। तो हाँ, गांधी जी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था, तो लिया था, अप्रत्यक्ष रूप से लिया था, लेकिन तो 1 और 2 दोनों सही होना चाहिए बिल्कुल। केरल के हिंदू समाज में अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध तत्कालीन त्रावणकोर में एक सामाजिक विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ, जिसे वाइकोम सत्याग्रह नाम दिया गया। 24-25 में हुआ था। यद्यपि गांधी जी ने इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, लेकिन उनका निर्देशन और समर्थन इस आंदोलन को प्राप्त था। नेक्स्ट है 44 गांधी जी का, महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो ये 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। ये 2 बार आए थे यहाँ पे। ठीक है, महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को रायपुर में स्थित धमतारी में हुआ था। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को भी यहाँ आए थे। नेक्स्ट है गांधी जी ने निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन से पेशे से एक शिक्षक थे? तो ये राजेंद्र प्रसाद थे। ये पेशे से क्या थे? एक शिक्षक थे। डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अच्छा, जेवी कृपलानी थे शिक्षक। सॉरी, राजेंद्र प्रसाद शिक्षक नहीं थे। हाँ, राजेंद्र प्रसाद वकील थे। अच्छा, हाँ, राजेंद्र प्रसाद ने भी शिक्षण का कार्य किया था, वही थोड़ी सी मैं कंफ्यूज थी। प्रश्नगत गांधी के अनुयायियों में से जेबी कृपलानी पेशे से केवल शिक्षक थे। केवल शिक्षक पेशे से जेबी कृपलानी थे, लेकिन शेष अन्य में मुख्यतः पेशे के रूप में वकील का कार्य था, ब्रजकिशोर प्रसाद और एएन सिन्हा का। यद्यपि राजेंद्र प्रसाद ने कुछ समय के लिए शिक्षण कार्य भी किया था, लेकिन मुख्यतः वह वकील थे। ठीक है, तो जेबी कृपलानी आ जाएगा ऑप्शन में, जेबी कृपलानी दिया गया है। तो नेक्स्ट है निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? तो जमनालाल बजाज थे। ये गांधी जी के 5वें पुत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो सेठ जमनालाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए और पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल में गए थे। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय कपड़ा व्यापारी बैंकर कांग्रेसी और महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण है किसका? जमनालाल बजाज का है। ठीक है, इन्होंने अपनी उपाधि भी दे दी थी। ठीक है, आंदोलन के टाइम स्वाधीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे, तो चार्ल्स एंड्रूज थे। ये इनके हमेशा साथ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक कि ये गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में चार्ल्स एंड्रूज, दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधान अध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था और वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फार्म्स में गांधी के साथ रहे थे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए इन्हें दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 से 27 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन गए थे। किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा जेल को दिया था। ये सविनय अवज्ञा के बाद यहाँ पे रहे थे। यरवदा कारागार पुणे में जो स्थित है। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया था। यहाँ से गांधी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभव और आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। नेक्स्ट है भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद ये सदस्यता छोड़ दी थी कांग्रेस की, बस केवल अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। ठीक है, नेक्स्ट है 51 गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने अपने वक्तव्य में कहा था सूचना देने के टाइम। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी थी। नेक्स्ट है 52 गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ये माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था क्या? वन मैन बाउंड्री फोर्स। माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी तथा कहा जो काम 50,000 हथियार बंद सिपाही नहीं कर सकते
वह काम गांधी जी ने कर दिखाया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान व मुहबंद व्यतीत करें? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। उन्होंने भारत भ्रमण का सुझाव भी दिया था, साथ में उन्होंने खुले कान व मुहबंद कर व्यतीत करने का सुझाव दिया था। ठीक है, आदेशित किया था या, क्योंकि ये उनको गुरु मानते थे। ठीक है, नेक्स्ट है 54, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले ने दी थी। ये इनके राजनीतिक गुरु थे, ये मानते थे अपने आप इनको। ठीक है, और 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण करके देश की वास्तविक स्थिति से अवगत होने की सलाह दी थी। नेक्स्ट है 55, निम्न में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? तो ये गांधी ने कहा था, और यही गोपाल कृष्ण गोखले का था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण में गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो ये महात्मा गांधी कहते थे। महात्मा गांधी राजनीतिक में नैतिक मूल्यों की स्थापना के प्रबल समर्थक थे। उनका मानना था नैतिकता विहीन राजनीति राज्य को गर्त में मिला सकती है। वे मानते थे कि नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता है। इसलिए गांधी के बारे में कहा है वे राजनीतिज्ञों में संत थे और संतों में राजनीतिज्ञ थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया तो मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध किया था। ठीक है, गांधी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग वर्ष 1917 में चंपारण में किया था। इसके बाद दूसरा प्रयोग उन्होंने फरवरी मार्च 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल के औद्योगिक मजदूरों की कम मजदूरी के विरुद्ध संघर्ष किया। प्रश्न में अहमदाबाद का है तो प्रथम सत्याग्रह के रूप में वही चयन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें मिल मालिकों मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद था। गांधी जी ने 3 दिन के अनशन, प्रथम भूख हड़ताल भी थी उनकी। मिल मालिक इस मामले में मध्यस्थता के लिए तैयार हो गए थे और अंततः उन्हें बोनस देना पड़ा था। 30 से 35% हो गया था। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये अहमदाबाद की हड़ताल में किया था। सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो जन भाषण बनारस में दिया था इन्होंने। ठीक है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला जन भाषण फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? अभियान कहाँ से आरंभ किया था? तो बिहार सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत तो उन्होंने कहाँ से की थी? बिहार से की थी, चंपारण से, और जिसे 3 कठिया वाला पद्धति कहते हैं उसको। और इसके अतिरिक्त किसानों पर लगभग 40 प्रकार के कर सौंपे गए थे। बिहार में एक किसान, वही चीज़ है कि राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेजों के अत्याचार से किसानों को मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। गांधी जी के कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण आए और यहाँ पर 1917 में चंपारण एग्रेरियन कमेटी का भी गठन हुआ था। ठीक है, इसमें स्टार इसलिए लगा हुआ है क्योंकि मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान बंधुआ मजदूरों का नहीं था, ये 3 कठिया वाला था। तो मैन पटना नहीं था, ये चंपारण था। ठीक है, 3 कठिया प्रणाली। ठीक है, इसमें नील की खेती करना वो था, जरूरी था, उसी को लेकर विवाद था। ठीक है, तो बंधुआ मजदूर के लिए क्या आ जाएगा? चंपारण आ जाएगा। 61, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो मजदूरों ने लिया था। चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग पहली भूख हड़ताल जो थी वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच मजदूरी बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूरी से बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन लागत, मुनाफा और मजदूरों की जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए
और ट्रिब्यूनल ने यह बात मान ली थी बाद में, ठीक है। नेक्स्ट है 62, महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष था, ये औद्योगिक श्रमिक से संबंधित था। बाकी चंपारण जो खेड़ा था वो किसानों से संबंधित था। नेक्स्ट है निम्न में से किसने अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए था, ठीक है। किसके लिए था? तो सूती मिल कामगारों के लिए, बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 सॉरी, ठीक है, लॉ फॉर्म की स्थापना की थी यहाँ पे इन्होंने। गांधी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फॉर्म स्थापित की थी, जहाँ पे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया था, ठीक है। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, तो बिल्कुल। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी हो, तो विकेंद्रीकरण पर ज्यादा बल देते थे। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, और वे यूएसए के मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, तो डी गलत है इसमें, ठीक है। गांधी जी का विचार था, क्या था कि देश की अर्थव्यवस्था वहाँ की जलवायु, भूमि और वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, ठीक है। और इन बातों का अमेरिका का संबंध है, वहाँ मशीनीकरण का विरोध नहीं किया गया था। नेक्स्ट है 66, गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है, तो कैसे? कुटीर उद्योग स्थापित करके, ठीक है। अस्पृश्यता और गरीबी दोनों की गांधी जी की अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का हो या बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपने मौलिक प्रयत्नों के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके और भूख से पीड़ित ना हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योगों जैसे गुड़ बनाना, घास कूटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है गांधीयन इनोवेशन का तात्पर्य गांधी का नवाचार, तो क्या था? कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए, तो कुटीर उद्योग जो था, ठीक है, गांधी जी का नवाचार था। और यह जो सर्वप्रथम यह जो शब्दावली थी गांधीयन इनोवेशन, ये प्रोफेसर प्रहलाद और R.A. मासेलकर द्वारा प्रयोग किया गया था। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो इसमें से खेड़ा चंपारण सत्याग्रह 1917 में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। बाकी खेड़ा 18 में हुआ था, 1918 में, मार्च 1918। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 69, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने आकर्षण किया था, इन्होंने बताया था, और तब ये चंपारण आए थे, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी का ध्यान किसने आकर्षित किया? तो राजकुमार शुक्ल ने किया था, डी हो जाएगा इसका आंसर। चंपारण में 3 गठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो 3/20 भूभाग पर खेती करना नील की, ठीक है, ये था। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये चंपारण में किया था 1917 में। नेक्स्ट है गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो क्या था? नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु, डी आंसर हो जाएगा। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये तिनकटिया से जुड़ा था, ठीक है। 3/20 भूभाग पर क्या? नील की खेती करना। नेक्स्ट है चंपारण जनपद में तिनकटिया प्रथा का तात्पर्य था, तो 3/2 भूभाग पर नील की खेती करना, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा इसका। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में इंपॉर्टेंट है चंपारण वाला, ठीक है। नेक्स्ट है तिनकटिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती संबंधित है? तो ये चंपारण नील से संबंधित है, सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है कथन विचार करना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने और कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए जारी किया, तो नहीं, राजकुमार शुक्ल थे। चंपारण जांच में आचार्य JV कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगियों में से एक थे, तो हाँ बिल्कुल थे जांच समिति में, तो केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर सही, ठीक है। नेक्स्ट है
जेबी, अच्छा, जांच में गांधी जी के सहयोगी में जेबी कृपलानी तो थे ही, साथ में कौन कौन था? राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, एंड्रूज थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे, अ, राजकुमार प्रसाद और एच.एस. पोलाक शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट है चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह संबद्ध है? तो इसमें राजकुमार शुक्ल है, इन्होंने ही इन्हें आमंत्रण दिया था। डी हो जाएगा इसका आंसर। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था नगदी फसल। ठीक है, गन्ना नगदी फसल कहलाता था, वाणिज्यिक। उसी में चंपारण आंदोलन 1917 मुख्य रूप से नगदी फसल के विरोध में स्वरूप प्रारंभ किया गया था। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेजी सरकार ने बिहार के चंपारण में तिनकटिया व्यवस्था लागू कर दी थी। इस व्यवस्था के तहत प्रत्येक किसान को अपनी जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। इसी व्यवस्था के विरोध स्वरूप महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया गया, जिसके फलस्वरूप चंपारण कृषि राहत अधिनियम 1918 बनाकर इस प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट है भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? तो नियोजित विकास का विरोध तो ये महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, प्रश्नगत विकल्पों में भारत में नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी वस्तुतः औद्योगिकरण और मशीनीकरण के विरोधी थे। उन्होंने कुटीर और ग्रामीण उद्योगों का समर्थन करने के साथ ग्राम को अर्थव्यवस्था की आधारभूत इकाई माना। उन्होंने मशीनों के प्रयोग के स्थान पर श्रमपरक उद्यमों का अधिक महत्व दिया ताकि अधिकाधिक लोगों को रोजगार मिल सके। उनकी ग्राम स्वराज की अवधारणा के तहत ग्राम ऐसी आर्थिक इकाई थे जहाँ से निवासियों की सभी आवश्यकताएं वहीं के उत्पादों से पूरी हो सके। नेक्स्ट है चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें से जयप्रकाश नारायण नहीं थे चंपारण आंदोलन से। बाकी अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद और जेबी कृपलानी ये जांच समिति के भी सदस्य थे। ठीक है, नरहरि पारेख और महादेव देसाई। ठीक है, इनके अलावा नेक्स्ट है 83 चंपारण कृषि समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण नहीं थे। बाकी ये चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई थी। तो इसमें कौन थे? इसमें FG स्लाई जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। इसके सदस्य DJ रीड थे, महात्मा गांधी थे, LC अदामी थे और राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह थे और G रैनी। ठीक है, और जबकि जो टेंडर थे वो सचिव थे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ये चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। तो ये चंपारण में किया था। C हो जाएगा आंसर। दक्षिण अफ्रीका से लौटने में जनवरी 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह बिहार के चंपारण जिले में 1917 में किया। चंपारण में एक जो किसान थे राजकुमार शुक्ल, इन्होंने लखनऊ में इनसे भेंट की थी। लखनऊ अधिवेशन जब हुआ था उस टाइम इन्हें आग्रह किया था चंपारण आने का, और फिर उसके बाद यहाँ पे उन्होंने प्रथम सत्याग्रह किया और तिनकटिया जो पद्धति थी उसको हटाया, उसके विरुद्ध में सत्याग्रह किया। ठीक है, नेक्स्ट है 85 महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? तो चंपारण में लिया था। B आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण में किया था। C हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था? तो चंपारण में किया था। A आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल थे, इन्होंने आमंत्रित किया था गांधी जी को। नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताना है। यह किसानों से जुड़ा था? तो हाँ। इसे तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था? हाँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, इसमें महात्मा गांधी के सहयोग दिया था? हाँ। यह प्रथम आंदोलन जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था? नहीं, तो वो रॉलेट एक्ट था। ठीक है, संपूर्ण भारत के स्तर पर 1919 वाला। नेक्स्ट है 90 चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, और इसी में रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। ये प्रथम सत्याग्रह था इनका। और सहयोगी कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख और जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है 91 महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था?
तो एनजी रंगा ने किया था, ठीक है, एनजी रंगा ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट है, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही ही स्थगित नहीं की थी। तो हाँ, प्रशासन का प्रस्ताव था गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। तो इसमें ए होगा, ठीक है, केवल एक सही है, 2 गलत है, ए आंसर हो जाएगा। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी और भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की थी। इस मुद्दे पर खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया गया। खेड़ा आंदोलन फ्लैग फेंकने और अकाल पड़ने के कारण किसानों के लगान अदा करने में असमर्थ होने और राज्य के प्रति उनमें असंतोष होने के परिणाम स्वरूप हुआ था, ठीक है। तो ये गांधी का जो सेगमेंट था वो खत्म हुआ। हालांकि अभी और भी क्वेश्चन गांधी से संबंधित आएंगे, ठीक है, लेकिन एक जो मेन होता है वो खत्म हो गया। अब किसान आंदोलन, किसान सभा नेक्स्ट उसमें करेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।